मर्यादाएं इंसान को सुनियोजित करने के लिए बनाई जाती हैं। जब तक इंसान मर्यादाओं में रहता है तब तक वो अपने आप को एक व्यवस्थित जिंदगी की शैली में अपने आप को ढाल के रखता है। लेकिन जब कभी मर्यादा टूटती है और जब भी मर्यादा टूटती है तब एक जुर्म जन्म लेता है, और ये हकीकत है। जब भी मर्यादाएं टूटेंगी तब एक ऐसा क्राइम जन्म लेगा कि जब उस क्राइम के बारे में हम सुनेंगे तो हमारे दांतों तले उंगलियां दबाकर हम रह जाते हैं। हमें खुद बेचैन कर जाती हैं ऐसी कहानियाँ। और आज की भी जो कहानी है वो ऐसी ही कहानी है कि जब मर्यादा भंग होती है, जब धोखा शुरू होता है तो उसके बाद एक क्राइम जन्म लेता है। क्या था वो क्राइम, किसने किया था क्राइम, ये हम जानेंगे आज की कहानी में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर मैं एडवोकेट आरडी आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज आपके कमेंट्स के मैं जवाब ज़रूर दूंगी क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ठीक है और मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है आपके कमेंट्स के जवाब मैंने नहीं दिए हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की ये मर्यादाओं को टूटने वाली कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में एक थाना है गोला। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है बेलपार। 35 वर्षीय शेषनाथ मौर्य अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में विधवा माँ मीना, पत्नी नीतू, 2 बेटे, 3 भाई और एक बहन थी। पिता की असामयिक मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी का बोझ शेषनाथ के कंधों पर आ गया था। इसका दूसरे नंबर का भाई गोविंद विदेश में रहता था। भाई बहन की जिम्मेदारी जब शेषनाथ के कंधों पर आई तो वह घबराया बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसने डटकर मुकाबला किया। वह कमाने के लिए गांव छोड़कर दिल्ली चला गया और वहां जो भी कमाई होती थी वह अपना खर्च निकालकर बाकी के पैसे घर भेज देता था। घर पर वह 4-6 महीने में ही जा पाता था और तब भी वह 4-5 दिन रुककर अपनी ड्यूटी पर लौट जाता था। इसी साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में शेषनाथ की रिश्तेदारी में एक शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए वह 17 फरवरी 2019 को दिल्ली से घर आया था। 22 फरवरी को वह घर पर ही था। रात 9:22 पर शेषनाथ के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। उसने कुछ देर बात की और फिर दूसरी तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद उसी नंबर से उसके पास कई बार कॉल आई। बार बार आ रही कॉल से शेषनाथ परेशान हो गया। उस वक्त रात के करीब 10:15 बज चुके थे। तब तक उसकी पत्नी नीतू को छोड़कर घर के सभी लोग लगभग सो चुके थे। रसोई के कामों को निपटाकर नीतू कमरे में पहुंची तो पति को पैंट और शर्ट पहनते देखकर पूछा, इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त की कई बार कॉल आ चुकी है, उसी से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलकर थोड़ी देर में लौट आऊँगा। बस यूं गया और यूं आया, कहकर शेषनाथ अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। नीतू फटी आंखों से पति को जाते हुए देखती रही। शेषनाथ को घर से निकले लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। वह घर नहीं लौटा था। नीतू पति को लेकर परेशान हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किससे कहे, क्योंकि पति के मोबाइल पर कई बार उसने कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। पति के लौटने की राह देखते देखते नीतू को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो सूरज सिर पर चढ़ा आया था। सोते ही नीतू ने पहले घर में पति को देखा। उसे यकीन था कि उसके सोने के बाद उसका पति घर लौट आया होगा, लेकिन वह घर के किसी भी कमरे में नहीं दिखा। तो नीतू ने यह बात सास मीना को बताई। मीना को यह नहीं पता था कि शेषनाथ रात में किसी दोस्त से मिलने गया हुआ है, अभी तक घर नहीं लौटा है। बहू की बात सुनकर मीना देवी भी परेशान हो गई कि आखिर वह गया तो कहाँ गया। नीतू रात से ही उसके मोबाइल पर फ़ोन करके थक गई थी। हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था।
मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। और आखिर उसने मोबाइल को बंद क्यों कर रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। मीना देवी ने नाती रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करा के बेटे के बारे में पता लगवाया। उनका सोचना था कि हो सकता है रात में किसी रिश्तेदार के घर रुक गया हो, लेकिन वह किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं था। शेषनाथ को लेकर घर वाले परेशान थे और मन ही मन में बुरे बुरे ख्याल भी आने लगे थे। दोपहर बीत जाने के बाद भी जब शेषनाथ घर नहीं आया तो मीना देवी गांव के कुछ लोगों के साथ लेकर गोला थाने पहुंच गई। उन्होंने एसओ नाजिर हुसैन को बेटे के गायब होने की जानकारी दे दी। एसओ ने शेषनाथ की गुमशुदगी दर्ज करके मीना देवी को घर भेज दिया। यह बात 23 फरवरी 2019 की है। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद थाना पुलिस शेषनाथ की तलाश में जुट गई। जैसे तैसे वह रात मीना और नीतू की आंखों में बीती। शेषनाथ को गायब हुए करीब 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चला और ना ही वह लौट कर आया। पति को लेकर नीतू और उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। नीतू ये सोच सोच कर परेशान थी कि पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में होंगे। 24 फरवरी 2019 को थाना गगहा की पुलिस ने रियाम इलाके के मोड़ से एक लावारिस मोटरसाइकिल बरामद की। इसका हैंडल लॉक था। गांव के चौकीदार भूषण ने लावारिस मोटरसाइकिल के बारे में थाना गगहा में सूचना दी थी। पुलिस ने बताए गए स्थान पर जाकर मोटरसाइकिल बरामद कर ली। तलाशी में मोटरसाइकिल की डिग्गी से बाइक के रजिस्ट्रेशन के कागज मिले और उन कागजों के आधार पर पता चला कि बाइक शेषनाथ मौर्य निवासी बेलपार गोला गोरखपुर की है। एक दिन पहले ही गोला थाने से शेषनाथ की गुम होने की सूचना जिले के सभी 26 थानों को दे दी गई थी। गगहा थाने को भी इसकी सूचना मिल चुकी थी। एसओ गगहा ने फौरन यह सूचना गोला थाने के एसओ नाजिर हुसैन को दे दी। एसओ नाजिर हुसैन ने बाइक थाना गगहा से अपने यहाँ मंगा ली। 25 फरवरी को उन्होंने मीना को थाने बुलवाकर बरामद की गई बाइक दिखाई तो मीना ने पहचान कर कहा कि यह बाइक तो उसके बेटे शेषनाथ की है। जांच में जुटे नाजिर हुसैन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि शेषनाथ की मोटरसाइकिल गोला थाने से करीब 50 किलोमीटर दूर गगहा इलाके तक कैसे पहुंची। उसके रहस्यमय तरीके से गायब होने के पीछे कोई राज तो जरूर था। 28 फरवरी को इसी सिलसिले में वह शेषनाथ के घर बेलपार पहुंचे। उन्होंने शेषनाथ की मां मीना देवी, पत्नी नीतू और भाई मोनू से पूछताछ की। पूछताछ में उन्हें शेषनाथ के किसी से दुश्मनी होने की कोई जानकारी नहीं मिली। पूछताछ के बाद एसओ थाने लौट आए। शेषनाथ के बारे में और ज़रूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए उन्होंने मुखबिर लगा दिए और इसके बाद उन्होंने शेषनाथ के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि 22 फरवरी 2019 की रात 10:14 पर शेषनाथ के मोबाइल पर आखिरी कॉल आई थी। उसके कुछ समय बाद ही उसका फ़ोन बंद हो गया था। जिस नंबर से कॉल आई थी वह नंबर किसी रामशरण मौर्य निवासी बढ़लगंज गोरखपुर का था। उस रात उस फ़ोन नंबर से 9:22 से 10:14 के बीच में शेषनाथ के मोबाइल से कई बार कॉल आई थी। पुलिस ने रामशरण मौर्य के बारे में शेषनाथ के घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग उसे नहीं जानते। धीरे धीरे 10 दिन और बीत गए। शेषनाथ के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। 11 मार्च 2019 को मुखबिर ने पुलिस को एक चौंका देने वाली सूचना दी। मुखबिर ने बताया कि गांव की ही संजू मौर्य से शेषनाथ का कई सालों से चक्कर चल रहा है। 5 साल पहले संजू की शादी बढ़लगंज में हो गई थी। शादी के बाद भी संजू और शेषनाथ के बीच मधुर संबंध बने रहे। इस बात की पूरी संभावना थी कि इसके ये संबंध उसके लिए मुसीबत बन गए होंगे। मुखबिर की सूचना में पुलिस को दम दिख रहा था। एसओ नाजिर हुसैन ने शेषनाथ मौर्य की निजी जिंदगी की डायरी खंगाली। उसकी ज़िंदगी की डायरी के पन्ने में संजू की मोहब्बत भरी पड़ी थी। शेषनाथ और संजू के बीच करीब 10 सालों से प्रेम संबंध चल रहे थे। एसओ पूछताछ के लिए दोबारा शेषनाथ के घर पहुंचे। उन्होंने शेषनाथ की मां से
इस बारे में पूछताछ की और उन्होंने संजू और शेषनाथ के बीच हो रहे संबंधों के बारे में पूछा तो वह अवाक रह गई। यह सुनकर मीना देवी ने आशंका जाहिर की कि बेटे के लापता होने में संजू का हाथ हो सकता है। मीना देवी ने बताया कि संजू की ससुराल बढ़लगंज गोरखपुर में है। यह सुनकर एसओ नाजर हुसैन का माथा ठनका। लावारिस हालत में शेषनाथ की मोटरसाइकिल गगहा थाने के रियाओं के पास से बरामद की थी। बढ़लगंज से रियाओं बेहद करीब था। इसका मतलब यह था कि शेषनाथ के गायब होने में संजू के साथ साथ उसके ससुराल वाले भी शामिल हो सकते हैं। उसके ससुराल वाले शक के दायरे में आ गए तो नाजिर हुसैन ने बिखरी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। फिर क्या था, कड़ियाँ खुद ब खुद आपस में जुड़ने लगी। जांच पड़ताल से संजू शक के दायरे में आ गई। 13 मार्च 2019 को शक के आधार पर पुलिस ने संजू की ससुराल जगदीशपुर सुगरौली पहुंचकर दबिश दी और संयोग से संजू और उसका पति रामशरण मौर्य घर पर ही मिल गए। दरवाजे पर पुलिस को देखकर रामशरण मौर्य सकपका गया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एसओ हुसैन अपनी टीम को बाहर पहरे पर खड़ा करके अकेले कमरे में गए। उधर रामशरण के दरवाजे पर बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी देखकर गांव वाले जुटने लगे। वे समझ नहीं पाए कि रामशरण के घर में ऐसा क्या हो गया है कि सुबह सुबह पुलिस आ गई। खैर, एसओ हुसैन ने रामशरण से संजू के बारे में पूछा तो उसने संजू को बुलाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। संजू रसोई घर में उस समय खाना पका रही थी। पुलिस को सामने देखकर वह घबरा गई और उसके चेहरे से रंग उड़ गया। यह देखकर एसओ नाजर हुसैन समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। उन्होंने हवा में तीर चलाते हुए संजू से पूछा, शेषनाथ कहाँ है? शेषनाथ का नाम सुनते ही संजू एकदम से कांप गई। कौन शेषनाथ? मैं किसी शेषनाथ को नहीं जानती, कहकर संजू रसोई की ओर जाने लगी। मैंने कब कहा कि तुम शेषनाथ को जानती हो? थानेदार नाजर हुसैन ने पैंतरा बदला। मैंने तो पूछा है कि शेषनाथ कहाँ है। कहाँ? मैं शेषनाथ को नहीं जानती। ठीक है, जब तुम नहीं जानती हो तो उसका नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ गया? संजू को घूरते हुए एसओ हुसैन बोले, देखो संजू, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। सीधे सीधे बता दो कि तुम लोगों ने शेषनाथ के साथ क्या किया है। मैं जानता हूँ कि इस खेल में तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। सीधे सीधे सच्चाई बता दो, नहीं तो हमारे पास सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके हैं। एसओ नाजर हुसैन की कड़क आवाज़ सुनकर संजू बुरे तरीके से डर गई और फफक फफक कर रोने लगी। साहब, मुझे बचा लीजिए। रोती हुई संजू एसओ के पैरों पर गिर गई। वह बोली, शेषनाथ को मैंने नहीं, मेरे पति और मेरे जेठ ने मारा है साहब। लाश कहाँ है? एसओ ने पूछा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने लाश का क्या किया, संजू गिड़गिड़ाती हुई बोली। इतना सुनकर रामशरण ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो एसओ साहब ने उसे धर दबोचा। फिर क्या था? रामशरण ने भी कानून के सामने कबूल किया कि उसने और उसके भाई विजय ने घर की इज्जत के साथ खेल रहे शेषनाथ को सदा के लिए रास्ते से हटा दिया। उसकी लाश उन लोगों ने गांव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के आलू के खेत में दफना दी है। 17 दिनों से रहस्य बनी शेषनाथ मौर्य की गुमशुदगी का राज अब खुल चुका था। पुलिस रामशरण और उसकी पत्नी संजू को हिरासत में लेकर गांव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के खेत में पहुंची। इधर एसओ नाजर हुसैन ने यह जानकारी एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ला, एसपी विनय कुमार सिंह, एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव और एसडीएम गोला को दे दी। सूचना पाकर थोड़ी ही देर बाद सभी अधिकारी और मीडिया कर्मी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम की निगरानी में रामशरण तथा संजू की निशानदेही पर उस जगह की खुदाई की गई जहां शेषनाथ की लाश दफनाई गई थी। 4 फीट गहरी खुदाई करने पर शेषनाथ की सड़ी हुई लाश बरामद हुई। लाश के ऊपर काफ़ी मात्रा में नमक डाली हुआ था ताकि लाश ही नहीं हड्डी तक गल जाए और किसी को कोई सबूत न मिले। लाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल की चाबी भी मिल गई। हत्यारों ने लाश के साथ चाबी को डाल दिया था। लाश बरामद होने के बाद उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने मीना देवी को बुला लिया। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही उसके घर में रोना पीटना शुरू हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भिजवा दी। कागजी कार्यवाही के बाद पुलिस रामशरण मौर्य और उसकी पत्नी संजू को गिरफ्तार कर थाना गोला ले आई
तब तक मीना देवी भी थाने पहुंच चुकी थी। पुलिस ने लाश के कपड़े मीना देवी को दिखाए तो वह पहचान गई कि कपड़े उसके बेटे शेषनाथ के ही हैं। बहरहाल पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो रामशरण मौर्य ने इज्जत की खातिर हत्या की बात कबूल कर ली। संजू ने पुलिस को बताया कि शेषनाथ और उसके बीच करीब 11 सालों से प्रेम संबंध थे। शादी के बाद भी वो एक दूसरे से भावनात्मक रूप से अलग नहीं हो सके थे। पुलिसिया पूछताछ और दोनों आरोपियों के बयान के आधार पर सुहाग की दहलीज पर प्यार की दर्दनाक अंत की कहानी इस प्रकार से सामने आई। 35 वर्षीय शेषनाथ मौर्य मूल रूप से गोरखपुर के गोला के बेलपार का रहने वाला था। पिता की असामयिक मौत के बाद उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ईमानदार, कर्मठी और मिलनसार शेषनाथ के व्यवहार से घर परिवार ही नहीं बल्कि गांव वाले भी कायल थे। उस पर सबसे ज़्यादा कोई मेहरबान था तो वह थी उसके पड़ोस में रहने वाली संजू। संजू के पिता रामू मौर्य किसान थे। उनके पास खेती की जो ज़मीन थी उसी से घर गृहस्थी चलती थी। 3 भाई बहनों में संजू सबसे बड़ी थी। साधारण नैनक्स वाली संजू देखने में खूबसूरत तो नहीं पर थी बहुत चंचल। उसके कई दीवाने थे पर वह किसी को लिफ्ट नहीं देती थी। उसने अपने दिल के कागज़ पर मोहब्बत की स्याही से शेषनाथ का नाम लिख दिया था और शेषनाथ को वह बहुत चाहती भी थी। संजू ने कसम खाई थी कि शेषनाथ ही उसके जीवन में सब कुछ होगा। संजू की तरह शेषनाथ भी उसे प्यार करता था। यह बात 11 साल पहले की है। तब दोनों की उम्र 22-23 साल की रही होगी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनका प्यार भी जवां होता गया। जवां होते प्रेम के साथ दोनों के प्रेम संबंध ज़्यादा दिनों तक पर्दे के पीछे छुपे न रह सके। फिजा में घुली हवा के साथ इनका प्रेम संबंध गांव में फैल गया था। बात जब संजू के पिता रामू तक पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। वह बेटी की करतूतों से शर्मसार हो गया था। वह जब भी घर से बाहर निकलता गांव में संजू और शेषनाथ के प्रेम के चर्चे होते थे। यह सुनकर रामू का खून खौल उठता था। इसके बाद उसने एक कठोर फैसला लिया। संजू का घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी और उसके लिए वर तलाशने में लग गए। थोड़ी सी भागदौड़ करने पर बड़हलगंज के जगदीशपुर सुरगौली के रामशरण मौर्य के साथ संजू का विवाह कर दिया गया। संजू ने भले ही सामाजिक दबाव में आकर अपने गले में रामशरण मौर्य के नाम की वरमाला डाल दी थी, लेकिन वह प्यार तो शेषनाथ से ही करती थी। भले ही उसने तन पति रामशरण को सौंप दिया था, लेकिन उसके दिल पर उसके प्रेमी शेषनाथ की हुकूमत थी। इधर संजू के बिना शेषनाथ को भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसके यादों में शेषनाथ घुट घुट कर जी रहा था। बेटे की हालत देखकर मीना देवी से रहा नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए तो वह संजू को भुला देगा। अंततः मीना देवी ने बेटे की शादी नीतू के संग करा दी। शादी के बाद शेषनाथ कमाने दिल्ली चला गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। इस बीच शेषनाथ 2 बेटों का पिता बन गया और उधर संजू भी एक बेटे की माँ बन गई थी। दोनों की शादी को करीब 5 साल बीत चुके थे। लोग यही समझते रहे कि इन सालों में संजू और शेषनाथ एक दूसरे को भूल चुके होंगे, क्योंकि शेषनाथ दिल्ली रहता था तो संजू अपनी ससुराल में। दोनों मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी ये दूरियाँ मोबाइल फ़ोन ने कम कर दी थी। संजू और शेषनाथ दिन में एक बार बात जरूर कर लिया करते थे। बिना बात किए दोनों को चैन नहीं मिलता था। शेषनाथ ने संजू को यकीन दिलाया था कि वह थोड़ा और इंतज़ार कर ले, आने वाले दिनों में वह उसे अपने पास ले जाएगा। पति की पीठ के पीछे संजू इतना बड़ा गुल खिला रही है, यह बात रामशरण नहीं जानता था। लेकिन जब इसके सामने पत्नी की सच्चाई की कलई खुली तो रामशरण के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हुआ यूँ था कि एक दिन ड्यूटी से थका मांदा रामशरण शाम घर लौटा तो रात में जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। संजू भी बिस्तर पर लेट गई। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी संजू के मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन शेषनाथ का था। संजू कॉल रिसीव करके धीमी आवाज़ में बातें करने लगी। पत्नी को फ़ोन पर बातें सुनकर रामशरण की नींद टूट गई और वह उठकर बैठ गया। पति को अचानक उठकर बैठा देखकर संजू एकदम से सकपक आ गई। वह इतना घबरा गई कि उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिरते गिरते बचा। पत्नी की हालत देखकर रामशरण समझ नहीं पाया
कि उसे देखकर संजू इतना घबरा क्यों गई है। उसने पूछा कि क्या बात है और इतनी रात गए तुम किससे बातें कर रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सो गई तो रामशरण भी सो गया। अगली सुबह रामशरण ने उठते ही पत्नी से रात की फ़ोन वाली बात पूछी तो वह टाल मटोल करने लगी। उसकी टाल मटोल से उसे संदेह हुआ तो उसने पति का मोबाइल फ़ोन चेक किया और फ़ोन के कॉल रिकॉर्डर में जब पत्नी को किसी पराए मर्द से मीठी मीठी बातें करते सुना तो रामशरण का खून खौल उठा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पीछे पत्नी ऐसा गुल खिला रही है। रामशरण पत्नी को कमरे में ले गया। उसने संजू से सारी बातें सच सच बताने को कहा तो संजू ने भी डर से अपने और शेषनाथ के बीच सालों से चले आ रहे मधुर संबंधों की बात बता दी। उसने यह भी बताया कि उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की थी। सारी सच्चाई सुनने के बाद रामशरण ने पत्नी से कह दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ जा सकती है, वह अब उसे अपने साथ नहीं रखेगा। पति की बात सुनकर संजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सोचने लगी कि 3 साल के बच्चे को लेकर वह कहाँ जाएगी। लोग उसे पति को छोड़ने का कारण पूछेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। संजू पति के पैरों पर गिर गई। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। रामशरण ने उसे एक शर्त पर माफ़ करने को कहा। शर्त यह थी कि वह शेषनाथ को फ़ोन करके यहाँ बुलाएगी। संजू ने पति से वादा किया कि वह वही करेगी जो वह चाहेगा और इत्तेफाक से उस समय शेषनाथ दिल्ली से बेलपार एक शादी में शरीक होने आया था। 22 फरवरी 2019 की रात 9:22 पर संजू ने शेषनाथ को फ़ोन करके मिलने के लिए अपनी ससुराल जगदीशपुर सुगरौली बढ़लगंज बुलाया। उसने कहा कि पति कहीं बाहर गया है, वह घर में अकेली है, मौका है आ जाओ। शेषनाथ भी संजू से मिलने के लिए कब से बेचैन था। सोचा इसी बहाने वह उससे मिल भी लेगा और रात भी सुहानी हो जाएगी। इसके बाद संजू ने उसे कई बार फ़ोन किया। शेषनाथ ने उससे कहा कि वह आ रहा है। इसके बाद शेषनाथ पत्नी नीतू से दोस्त के पास जाने की बात कहकर मोटरसाइकिल लेकर जगदीशपुर सुगरौली रवाना हो गया। 1 घंटे बाद वह संजू की ससुराल पहुंच गया। संजू को देखकर शेषनाथ का चेहरा खुशियों से खिल उठा। संजू ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कमरे में बिस्तर पर संजू का 3 साल का बेटा सो रहा था। शेषनाथ ने एक नज़र कमरे में चारों तरफ दौड़ाई और फिर उसने संजू को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार भरी बातें करने लगा। शेषनाथ जैसे ही मस्ती के आलम में डूबा कि रामशरण ने पीछे से उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि वह सिर पकड़कर नीचे जा गिरा। उसे अपने साथ धोखा होने का एहसास हुआ। इधर रामशरण ने पत्नी को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। रामशरण का साथ दे रहे उसके बड़े भाई विजय ने शेषनाथ को संभाला ताकि वह भाग ना पाए। कमरे में संजू को बंद करने के बाद रामशरण अपने कमरे में आया और फिर उसने रस्सी से शेषनाथ का गला तब तक कस के रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जब रामशरण और विजय को यकीन हो गया कि उसकी मौत हो चुकी है तो दोनों भाई लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे कंधे पर लाद कर गाँव के बाहर रामकृष्ण तिवारी के खेत में ले गए। रामशरण और विजय दोनों ने मिलकर करीब 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें शेषनाथ की लाश डाल दी और इसके साथ ही उसकी बाइक की चाबी भी गड्ढे में डाल दी। उसके ऊपर बड़ी मात्रा में नमक भी डाल दिया ताकि लाश मिट्टी में गल जाए और इससे पहले उन्होंने उसकी मोटरसाइकिल ले जाकर खड़ी कर दी। ये सब करते करते पूरी रात बीत चुकी थी। अगले दिन विजय गांव से फरार हो गया। संजू और रामशरण ने चुप्पी साध ली, लेकिन मोटरसाइकिल ने इनकी योजना पर पानी फेर दिया। पुलिस ने रामशरण मौर्य और संजू से पूछताछ करने के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201, 120 बी के तहत गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक संजू और रामशरण जेल में बंद थे और विजय अभी भी फरार था। तो दोस्तों, ये थी नाजायज़ संबंधों के बाद दिल दहला देने वाली हत्या की कहानी। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का।
तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सुषमा साहा जी का, और ये दिल्ली से है, और इन्होंने कमेंट किया है माय फर्स्ट लाइक। तो सुषमा जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप रेगुलर स्टोरीज़ को सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप सब लोग मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। मैं शुरुआत में सच बताऊं तो बहुत डर रही थी, लेकिन जब आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा सा हौसला मिलता है, और दिल करता है कि नहीं, अब आगे की स्टोरीज़ भी आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो तहे दिल से धन्यवाद सुषमा जी, बस ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए। इसके बाद मेरे पास अगला कमेंट आया है तनु सोलंकी जी का। तनु सोलंकी जी ने कमेंट किया है कि अगर कोई मुस्लिम इस टाइप की एक्टिविटीज़ करता या इस टाइप का क्राइम करता तो लोग जाति पाति में बांटने लग जाते हैं। तो तनु जी, मैं हकीकत बात बताऊँ, ये हमारे समाज की विडंबना है कि हम क्रिमिनल को भी जातियों में बांट देते हैं, जबकि हकीकत बात बताऊँ तो क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। उसकी जो मेंटालिटी होती है वो सिर्फ क्रिमिनल की होती है, और उसको किसी भी जाति पाति से ना देख के उसको सिर्फ एज अ क्रिमिनल ही देखा जाना चाहिए। आप सही हैं, और मैं आपकी बात को सपोर्ट भी करती हूँ कि हमारी समाज की विडंबना है। पर तहे दिल से धन्यवाद कि आप कमेंट करते हैं और आप अपने कमेंट्स को इतना वैल्यूएबल भी बनाते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे पास अगला जो कमेंट आया है वो है विमल कुमार जी का, और विमल कुमार जी ने कमेंट किया है योर वॉइस एंड स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ सो नाइस। तो थैंक यू विमल जी, आपके सपोर्ट के लिए, आपके सहयोग के लिए। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें, और क्राइम चैनल को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।